ये हम लोग MLIA 104 का करेंगे। ये चैप्टर इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर्स। इसको पढ़ने से पहले आप लोग बहुत परेशान हो, मुझे पता है, प्रैक्टिकल वगैरह को लेकर के। तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं है सूरज, धुआं धुआं है फ़ज़ा, खुद को अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। आपको अच्छा लगा होगा। यूनिट 4 है इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर्स। इसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग यहाँ से इसको शुरुआत करते हैं इसके जेनेसिस से। जेनेसिस में बताया गया कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल क्या है कि यहाँ पे अब कुछ कोई भी चीज़ जो शुरू होती है वो उसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी होती है। इसकी कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ पे, इसकी नीड कहाँ पे हुई। तो दरअसल पहले क्या था कि जैसे इसमें बताया गया है, द नीड फॉर इवेल्युएटेड एंड कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द फैक्ट एंड मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बिजनेस, एजुकेशन एंड रिलेटेड फील्ड्स इज़ रिटन बाय एक्सपर्ट्स एंड फॉर एक्सपर्ट्स। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स दिए गए हैं, इसमें जो इवेल्युएशन और कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशंस होते थे वो किसके द्वारा दिए जाते थे, बाय एक्सपर्ट, और किसके लिए, फॉर एक्सपर्ट्स। और ये इट कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय नॉन एक्सपर्ट और पोटेंशियल यूजर्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लेकर आया गया इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशंस। अब इसने क्या किया कि इसमें दूसरे वर्ड में इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन द लैंग्वेज एंड फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल एंड एक्सेप्टेबल टू द पोटेंशियल यूजर्स हु मे बी बेनिफिट फ्रॉम। ऐसे लोगों के लिए ये अवेलेबल नहीं था। तो फिर ये एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, अनदर प्रॉब्लम इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ओवर बंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। एक ही टॉपिक पे इतने इन्फॉर्मेशन हो जाते थे। एक तो ये हो जाता था, और टेक्निकल वर्ड्स में इतने कठिन कठिन शब्दों का ये लोग प्रयोग कर देते थे कि वो साधारण लोगों के लिए नहीं था। तो फिर उसके लिए क्या हुआ था, देखो इन दो चीज़ें पहले से अवेलेबल थी, एक सो इंडेक्सिंग और दूसरा आफ्टर एक्टिंग। ये सर्विस पहले से अवेलेबल थी, ये बाद में नहीं आया। लेकिन ये जो प्रोवाइड करते थे, ये लोग क्या करते थे, जो करेंट प्राइमरी लिटरेचर होते थे जैसे पीरियडिकल्स, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च रिपोर्ट, उस पे ये लोग कुछ रिलेवेंट आइटम उसको समराइज़ करके इंडेक्स बना करके अरेंज करके दे देते थे, लेकिन वो सफिशियंट नहीं था। और उसके बाद वो जो यूज़र की नीड थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। तो इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लेकर आया गया। तो ये क्या चीज़ होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो इसका सबसे पहले इसमें बैरियर्स भी बताया गया है। तो इसमें क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर्स में क्या है कि इसमें पहले हम लोग जान लेते हैं, इसके डेफिनेशन जानने से पहले, कि इसमें बैरियर्स क्या क्या आते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे यूज़ नहीं हो पाता उसका बैरियर। तो इसी बैरियर को सॉल्व करने के लिए वो लेकर आया गया है। तो सबसे पहले बैरियर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ एब्सोल्यूशंस। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है कि यूज़र के पास टाइम ही नहीं है कि वो नया इन्फॉर्मेशन को ले सके। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोनॉमी पहले अलग हुआ था, फिजिक्स अलग होता था, दोनों पढ़ लेते थे, बट अभी क्या है, दोनों को मिला दिया। अब जब दो सब्जेक्ट्स को मिला दिया जाएगा तो उसकी लैंग्वेज टफ हो जाएगी, उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। वाइड वेरिएशन ऑफ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें भी बड़ी समस्या हो जाती है
कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं। इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन मल्टीसिप्लिटी ऑफ लैंग्वेजेस। अब जो साइंस की लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये शब्द किसी ने कभी नहीं सुना, अभी तो लोग सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके लिए टफ हो सकता है। वो जो साइंस की लैंग्वेज होती, ग्रेविटेशन, ये वो फलाना ढमाका, वेव्स, हर चीज़ उसमें आएंगी, तो उसका एक साइंटिफिक लैंग्वेज वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट्स। ये देखो, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आजकल प्रेजेंट किया जा रहा है स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट्स में। सोल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे इतने ढेर सारे स्टैंडर्ड और फॉर्मेट्स थे। ISO 27039, उसके बाद फिर वो RFID का अलग स्टैंडर्ड, तो ऐसे स्टैंडर्ड और फॉर्मेट की वजह से और कठिन लैंग्वेज हो जाता है। दूसरा, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिश्ड इन ए डॉक्यूमेंट विथ रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन। कई ऐसे चीज़ें पब्लिश होती हैं जो सबके लिए नहीं अवेलेबल होती हैं, उसको पे करो तब जा कर के आपको मिलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इज़ हाईली टेक्निकल इन नेचर, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लेकर आया गया इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर्स। हम लोग टेरी में भी विज़िट किए थे, तो टेरी का भी मैं अपना अनुभव बताऊंगा, और यह अनुभव मेरा ही नहीं बल्कि बुक में भी दिया है एग्जाम्पल के तौर में, तो मैं बताऊंगा उसको। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन डेफिनेशन, तो यूनेस्को क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एक्टिविटीज़ इज़ यूज्ड टू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सरसाइज्ड बाय इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइज। ये जो इसको हम IAC बोलते हैं शॉर्ट में, IAC, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर। तो IAC का जो एक्टिविटी है वो कौन कौन लोग बना सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कर सकता है। अब ये कुछ काम करते हैं, ये क्या करते हैं, फॉर इवेल्युएटिंग एंड कंप्रेसिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन अदर टू प्रोवाइड डिफिनिट यूजर्स। दो चीज़ करते हैं, एक तो ये इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट ये जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, तो इसको आप याद कर लेना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड कंप्रेसिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, इररिलेवेंट चीज़ें गूगल पे आपको कितनी मिल जाएंगी, बट रिलेवेंट चीज़ों को कंप्रेस करना, इकट्ठा करना, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डेफिनेट यूजर, जो ये ग्रुप विद द रिलायबल एंड कंसाइज। दो चीज़ें, एक तो जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और शॉर्ट में हो, कंसाइज फॉर्म में हो। न्यू बॉडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब रीपैकेजिंग, लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज हो, आम आदमी भी समझ सके, ऐसी लैंग्वेज तैयार करना, यही इसका काम है। अगला और भी ढेर सारे डेफिनेशंस आप देख सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर्स का तीन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टू द टारगेट ऑडियंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन है, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता तो यूजलेस है। दूसरा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रीच, ये दूसरा चीज़ है, टू मेक द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रीच लार्जर ऑडियंस इन एक्सेसिबल एंड अनेबल टू यूज़। ये जो यूट्यूब है, यहाँ पे क्या होता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों तक पहुँच जाता है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ है इंटेंसिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन वाइड रेंज, तो टू इंक्रीज मोर इंटेंसिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स, इसके यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगने कौन कौन जा सकते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल इंगेज्ड इन R&D एक्टिविटीज़। जब हम लोग हम लोग जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो देखो कितना ज़्यादा R&D हम लोगों को करना पड़ रहा है, तो हम लोग फिर कहाँ पे जाएंगे, लाइब्रेरीज़ में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, हम लोगों ने क्वेश्चनर वगैरह बनाया है, तो ये लोग हम लोग करते हैं। दूसरा, पॉलिसी मेकर्स, प्लान, आपने देखा होगा संसद भवन में पढ़ करके वो जो मंत्री होते हैं जवाब देते हैं लिख करके, तो उसमें नोट्स जो बनाते हैं ना, वो आपने कोई सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी में अगर किसी ने इंटर्नशिप किया होगा तो उसे पता होगा, वहाँ पे IAS ब्यूरोक्रेट साहब बोलते हैं ये किताब निकाल करके दो, वो किताब निकाल करके दो, हमें पॉलिसी बनाना है, हमें उत्तर देना है, तो वो लोग दरअसल यही सब काम करते हैं। दूसरा, मैनेजर्स एंड बिजनेस पीपल इन द इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ये लोग
को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, पैरा प्रोफेशनल, वर्किंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये लोगों को। और अगला वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इन लोगों को। और प्लस लास्ट में जनरल पब्लिक, इन लोगों को इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। तो ये लोग यूजर्स हैं। ये अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं था। प्रोसेसेस इन द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन, इसका प्रोसेस क्या होता है? मेनली 4-5 प्रोसेस होता है, 6 प्रोसेस, 6-7 प्रोसेस। सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो किसको? स्टडी या पोटेंशियल यूज़र कि यूज़र कौन है, इसकी स्टडी करना। यूज़र को स्टडी करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन की नीड क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन की नीड है। उसके बाद तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट कौन सा बनाना है। तो देखा, यूजर स्टडी किए, उससे नीड पता चला और उससे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। और दूसरा सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हम लोग फिर उसके बाद रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कई तरह का होता है, आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, उसके मेरिट्स क्या है, वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों का। फिर एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन करेंगे टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट मोस्ट सैलेंट फीचर कन्वेड बाय द गिवन सोर्स। उसके बाद फिर रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। देखो, जो उसकी लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। फिर हम लोग ये सब चीज़ें एनालिसिस वगैरह करके उसको एकदम अच्छे तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। पैराग्राफ अच्छा हो, सेंटेंस ठीक हो, समरी टाइप हो, इंटरप्रिटेट किया जा सके, इस तरह से। फिर उसके बाद रीपैकेजिंग करेंगे हम लोग, एकदम अच्छे से फॉर्म में करेंगे। फिर उसके बाद मतलब जैसे हम लोग पीपीटी बनाते हैं ना, पीपीटी टाइप एकदम अच्छे पीपीटी में क्या करते हैं, प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार कर देते हैं, ऐसे पैकेजिंग होती है। डिफ्यूज़न, उसके बाद फिर हम लोग उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब विस्फोट कर देते हैं। फिर वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है, प्रमोशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद यूज़र का फीडबैक लिया जाता है। यूज़र के फीडबैक के बाद हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फिगर देखो कितना खूबसूरत बना था, लेकिन ये कट गया है नहीं फिगर, तो फिगर देख लेना। इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर, इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आईएसी सेंटर्स, इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, वही जो अभी हम लोगों ने 7 स्टेप्स पढ़े थे उसी को इन्होंने विस्तार में कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडेंटिफाई द यूज़र को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्लान बनाएंगे। सबसे पहले सर्वे हमें करना पड़ेगा। सर्वे करना पड़ेगा किस चीज़ का? प्रीवियस स्टडीज़ और लिटरेचर का, कि कौन कौन से प्रीवियस स्टडी और लिटरेचर हुए हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, जो आप स्टडी करने जा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद जैसे आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाया होगा, प्रोजेक्ट में ऐसे तो करते थे, सबसे पहले हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग द वेरिएबल टू बी स्टडीड एंड मॉडल, कौन कौन से मॉडल्स आप लोग वेरिएबल्स आप लोग यूज़ करोगे, उसको डिटरमाइन आपने कर लिया। फिर उसको सिलेक्टिंग सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, कहाँ किस लाइब्रेरी में जा करके आप करोगे, आपने चूज़ किया होगा, तो ऐसे ही पॉपुलेशन हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ द कलेक्शन, ये भी हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डेटा, ये हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड यूटिलाइजेशन, ये कुछ मेथड्स हैं, ये इसके अंदर आ जाता है। आइडेंटिफाइंग यूज़र एंड यूज़र नीड्स, इतना करने के बाद आपको ये पता चलेगा। एक बार ये पता चल गया, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। देखो, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स, दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्स और तीसरा ह्यूमन सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। तो ये 3 तरह का होता है। और इंस्टीट्यूशनल सोर्स ये कौन सी बीमारी है कि दरअसल क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे रिसर्च पेपर, रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग्स, ये सब पब्लिश करती हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और तीसरा होता है जो ह्यूमन सोर्सेज, इसमें आते हैं स्पेशलिस्ट, किसी भी विषय के रिलेटेड स्पेशलिस्ट जो आते हैं वो होते हैं ह्यूमन सोर्स। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो मैं ह्यूमन सोर्स की तरह हूँ आपके लिए। और ये जो इग्नू का बुक है आपके लिए अवेलेबल है, ये इसको हम बोलेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज,
क्योंकि ये इस चीज़ के बारे में है। फिर उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। इवेल्युएशन के कुछ तरीके इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले रिव्यूज़, जितने भी रिव्यूज़ अवेलेबल होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या रिव्यूज़ है। फिर उसके बाद हम लोग उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके क्या करते हैं, रेफ़र कर देते हैं, रेफ़र एंड पीयरिंग रिव्यू हम लोगों को बांट देते हैं। जो हमारी टीम होती है वो उसमें पढ़ती है, उसमें कमियां और अन्य चीज़ें निकालती हैं। फिर उसके बाद साइटेशन इंडेक्सेस हम लोग ये भी पता करते हैं कि किन किन राइटर्स ने या जर्नल्स ने इस डॉक्यूमेंट को साइट किया है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, उससे हमें उससे हम लोग उस इंफॉर्मेशन को इवेलुएट कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। एनालिसिस के कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ द टोटल कंटेंट, जितना कंटेंट है पूरा को अच्छे से स्टडी करो। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है उसको एक्सट्रैक्ट करो, निकालो, आइडेंटिफाई करो। अगला है असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम लोगों ने किया, निकाला इन्फॉर्मेशन, उसको असेसमेंट करना, उस पर सोचना समझना, उसको वेरीफाई करना, चेक करना जा करके। सिलेक्शन ऑफ द स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड सिस्टमेटिंग इन्फॉर्मेशन, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो किस स्कीम के तहत आगे बढ़ेंगे उसको हम लोगों को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट में सब कुछ कर लेंगे। फिर शॉर्टनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संक्षिप्तीकरण ये करना। फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। सिंथेसिस में क्या क्या होता है, सबसे पहले कंपैरेटिव अरेंजमेंट एंड मर्जिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज, इसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसको मर्ज करेंगे। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये हम लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर मोस्ट सूटेड फॉर द टारगेट यूज़र को कौन सा इंफॉर्मेशन सूट करेगा उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इवेल्युएशन करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चरिंग एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले आपको रिव्यूज़, रिपोर्ट, डेटाबेसेस, टेलरिंग, डेटाबेसेस, ब्रीफिंग पेपर, टेक्निकल राइटिंग, हैंडबुक्स, मैनुअल्स, क्रिटिकल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रीपेजिंग करने के लिए। एकदम ये कुछ तरीके होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखकर उसको रीपैकेजिंग का मतलब होता है, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप एकदम कोई कठिन लैंग्वेज है उसको एकदम सामान्य करके आप दे रहे हो, अच्छे से पैराग्राफ में कर रहे हो, डायग्राम्स बना रहे हो, स्टोरी के फॉर्म में कर रहे हो, तो इस तरीके से रीस्ट्रक्चर कर रहे हो आम जनता के लिए, तो उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। पहले से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको आपने बहुत अच्छे से खूबसूरत बना करके फिर से एक नया स्ट्रक्चर दिया, उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर। पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग, तो उसके बाद उसको हमें आगे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसको एकदम अच्छे से प्रिंट फॉर्म में, माइक्रो फॉर्म में, ऑडियो विजुअल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको हमें परोसना रहेगा। तो इस फॉर्मेट उसका क्या होगा इसको हमें ध्यान में रखना होगा। रीपैकेजिंग में फॉर्मेट वगैरह आ जाता है। फिर आ जाता है डिसेमिनेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर हमें इसको आगे पहुंचाना होता है। तो किस किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, इंटरपर्सनल डिलीवरी जा कर के खुद इंडिविजुअल तरीके से करो, ग्रुप पर्सन डिलीवरी, जैसे मैं जो अभी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा तो फिर लोगों तक पहुँच जाएगा। फिर स्ट्रेटजिक प्लेसमेंट कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो लोग करते हैं, कुछ खास लोकेशंस पे जा कर के वहाँ पे डालते हैं। लोकल डिपॉजिटरीज के पास जा सकते हैं, मास मीडिया, मेल, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये कुछ तरीके होते हैं वहाँ पे पहुँचाने के लिए। अगला होता है लास्ट में फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर फीडबैक यूजर्स के मिलने चाहिए जिससे हम लोग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें। तो यूज़र ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ द IAC प्रोडक्ट्स ये कुछ दिए हैं। तो इसमें डिसीज़न मेकिंग के लिए 5 स्टेजेस वगैरह बताए हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ IAC प्रोडक्ट्स है, कई बार पूछा जा चुका है। तो IAC प्रोडक्ट्स के जो इसमें हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ये लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, अनाउंसमेंट, प्रमोशन, ये सब चीज़ें करते हैं। और इंटरनेट नॉलेज में ये लोग रिपोर्ट्स, ग्रुप, सिमिलर, ये सब चीज़ें करते हैं। फिर मीडियम इंडस्ट्री आती है, लार्ज इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मास अर्बन, ये सब हो गया, मास विलेज,
न्यू मीडिया, एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे लोग ये काम करते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ आईएसी सेंटर्स, इसमें प्लानिंग में सबसे पहले तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है कि किस तरीके से प्लानिंग इसकी की जाएगी, उसके लिए एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए, गाइड फॉर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद प्लानिंग हम लोग बनाते हैं। प्लानिंग में कुछ चीज़ें होती हैं, सबसे उसके कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होंगे, डेटाबेस क्या होंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्या क्या होंगी, आईएसी सर्विसेज क्या क्या होंगी, मैन पावर उसमें कौन कौन सा लगेगा, उसकी ट्रेनिंग, मैन पावर लगेगा तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फर्नीचर कौन कौन सा होगा, बिल्डिंग ऑफ हाउस, द आईएसी सेंटर, फाइनेंस, ये कुछ कंपोनेंट होते हैं प्लानिंग में। फिर रिसोर्सेज नीडेड, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक तो ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, इंफॉर्मेशनल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। उसमें तो ह्यूमन रिसोर्स में जो व्यक्ति आ जाते हैं, सारे लोग, सारा स्टाफ, R&D पर्सनल, मैनेजमेंट पर्सनल, एक्सटेंशन वर्क, सारे लोग इसमें आ जाते हैं। टेक्निकल में कुछ खास टेक्निकल रिसोर्सेज होने चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये और टेली कम्युनिकेशन ये होना चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज में जैसे बिल्डिंग होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी, कलेक्शन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सोर्सेज में जो जो उन्हें ज़रूरत होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल में बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये होना चाहिए। फिर आईएसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन कौन से ऑफ़र की जाएंगी लोगों को, इसके हमें लिस्ट बनानी। फीडबैक सिस्टम किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा उसको हमें देखना है। इवेल्युएशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ एग्जांपल ऑफ आईएसी सेंटर्स इन इंडिया, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी, यहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, मैं गया था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वहाँ पे जो लाइब्रेरियन है इस समय के, उन्होंने हम लोगों को आफ्ट्रैक्ट भी दिखाया था। आफ्ट्रैक्ट क्या होता है, समरी टाइप होता है। मान लो बहुत मोटी सी बुक है, उसको आपने वो जो रिसर्च गेट पे जब डाउनलोड किए होगे कोई थीसिस वगैरह, तो देखते होगे आफ्ट्रैक्ट नज़र आता है। तो अभी मैं इसको ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उस पर लगा रखा है एयरप्लेन मोड पे, बट कभी मैं दिखाऊंगा आफ्ट्रैक्ट क्या होता है किसी वीडियो में। तो फिर ये लोग करते हैं, तो उसमें अगर कोई इंटर्नशिप करेगा तो अच्छे, उसके पास गुड अपॉर्चुनिटी है आफ्ट्रैक्ट वगैरह देखने का। बहुत मेहनत करते हैं। फिर डायरेक्टरी ये लोग बनाते हैं, मैनुअल्स बनाते हैं, हैंड बुक बनाते हैं, ऑडियो विजुअल्स, ये सब चीज़ें ये लोग बनाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को दिखाया गया था। बहुत अच्छा काम कर रहा है। कभी हो सके तो आप टेरी विज़िट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। निस्केयर, तो ये एग्ज़ाम्पल है आईएसी का, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन का। तो निस्केयर हो गया, टेरी हो गया, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो ये भी अच्छा काम कर रहा है। इसमें ये लोग हैंडबुक, जनरल्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं। और ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, ये भी इसमें काम कर रहा है। तो ये 4 एग्जांपल्स हो गए। तो मुझे लगता है मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, आपको समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन क्या चीज़ होता है। सो थैंक यू वेरी मच।